हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ मूवी 80। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक स्वीट फैमिली से। उस फैमिली में परिमा नाम की एक औरत और विनय नाम का एक आदमी होता है। उनका बच्चा ध्रुव उनके साथ रहता है। ध्रुव सिर्फ 8 साल का है क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ही अच्छी है। उनकी फैमिली में कोई भी कलेश नहीं है। परिमा जो है वो स्कूल में टीचर है, तो विनय जो है वो सुपरमार्केट में काम करता है। हर रोज विनय जो है वो अपने बेटे ध्रुव को स्कूल छोड़ने के लिए भी जाता है। इस दिन की शुरुआत हर एक नई दिन की तरह हुई थी, बिल्कुल नॉर्मल। परिमा ने यहाँ विनय और ध्रुव का टिफिन बनाया और फिर स्कूल की तरफ निकल पड़ी। तो ये विनय भी जो है ध्रुव को लेकर स्कूल जाने लगा। वहाँ से सुपरमार्केट चला गया। विनय जब सुपरमार्केट पहुंचा तो वहाँ हम कार्तिक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो सुपरमार्केट का सुपरवाइजर है। और कार्तिक और विनय के बीच में काफ़ी अच्छी बनती है। वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। काम खत्म होने के बाद जब कार्तिक अपने घर की तरफ लौटा तो कार्तिक की नज़र रावी नाम की लड़की पर पड़ती है। रावी ने जब कार्तिक को देखा तो वह तुरंत ही कार्तिक के पास आती है और उससे बातें करने लगती है। मालूम चलता है कि रावी जो है वो कार्तिक की मुंह बोली बहन है, लेकिन रावी फिलहाल तो कार्तिक से बहुत ज़्यादा नाराज है। कार्तिक से एक बहुत ही बड़ी गलती हुई है। बात कुछ ऐसी है कि कार्तिक की पत्नी कावेरी का जब एक्सीडेंट हुआ और जब वह बहुत गंभीर हालत में थी, तब कार्तिक जो है वो कावेरी से मिलने के लिए हॉस्पिटल नहीं गया। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि कावेरी के पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बचे हैं, लेकिन कावेरी ने हिम्मत दिखाकर 7 दिन तक अपनी सांसें बंद होने के लिए नहीं दी। वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के बारे में पूछती, क्योंकि कार्तिक यहाँ पर आया है क्या। वह हमेशा कार्तिक को देखना चाहती थी, लेकिन कार्तिक हॉस्पिटल कभी नहीं पहुंचा। कार्तिक बताता है कि उसे बहुत जरूरी काम आ गया था, इसी वजह से वह बाहर चला गया था। कावेरी ने कार्तिक के लिए एक वॉइस नोट भी तैयार किया था। उस वॉइस नोट को अभी तक यहाँ रावी ने नहीं सुना है, इसलिए वह वॉइस नोट कार्तिक को दे देती है। लेकिन कार्तिक की भी फिलहाल तो हिम्मत नहीं हो रही थी उस वॉइस नोट को सुनने की। जिसके बाद हम परिमा को देखते हैं। परिमा स्कूल से लौटकर एक फेयरवेल पार्टी में जाती है, जो कि स्कूल के ही किसी की थी। वहां पर विनय भी पहुंच चुका था, लेकिन विनय ने देखा कि यहाँ पर परिमा को देर हो जाएगी, इसलिए विनय जो है वो घर वापस आ गया और उसने परिमा से बोल दिया कि तुम अपना टाइम लेकर आराम से घर आना। लेकिन शायद विनय को यही सबसे बड़ी विनय की भूल थी। उसने परिमा को अकेले छोड़ दिया, क्योंकि जब परिमा रेलवे स्टेशन से बाहर निकली तब वहाँ घर लौट रही थी, तभी अचानक से कुछ लड़के यहाँ पर उसको घेर लेते हैं। फिर उन लोगों ने परिमा के साथ बहुत ज़बरदस्ती की और कार में बिठा लिया। यहाँ पर परिमा जो है वह सभी से मदद मांग रही थी, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, जिस वजह से उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाया। और फिर कार में उन लड़कों ने परिमा के साथ गैंग रेप किया। वो सब कुछ किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जब परिमा की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, उसके बाद उन लोगों ने परिमा को रेलवे ट्रैक पर पटक दिया और वहाँ से वो लोग चले गए। यहाँ से निकलने के बाद उन्हें पता था कि अब प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सबूत को मिटाना सही समझा। उसने कार को वॉश करवाया और जो सारे गंदे कपड़े थे उन सारे कपड़ों को निकाल फेंके और रात को ही कपड़े की एक शॉप से उन्होंने कपड़े खरीद लिए। फिर वो लोग अपने एक रिलेटिव की शादी के लिए निकल पड़े। जो सारे कपड़े गंदे हो चुके थे उन सारे कपड़ों को उन लोगों ने जला दिया, और तो और मोबाइल और वॉलेट को भी ठिकाने लगा दिए ताकि कोई भी सबूत ना रहे। अगली सुबह जब हुई तो एक आदमी ने परिमा को रेलवे ट्रैक पर देखा, जहां उसकी हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। जब उस आदमी ने परिमा के इस हालात को देखा तो उसने परिमा की मदद करने की सोची। फिर उसे उठाकर तुरंत ही वह हॉस्पिटल लेकर गया। जब वहाँ यह बात विनय को पता चली तो विनय अपने बेटे ध्रुव को लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। विनय को यह मालूम नहीं था कि उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ है। इसी वजह से विनय अपने साथ ध्रुव को लेकर भी चला गया था। लेकिन जब वह हॉस्पिटल पहुंचा तब जाकर उसे सारी कहानी मालूम चली, परिमा के साथ क्या हुआ है। लेकिन विनय अपने बेटे ध्रुव को यह बात नहीं बता सकता था परिमा के साथ क्या हुआ। लेकिन ध्रुव अब बड़ा हो चुका है, वो भी सारी चीज़ें समझ पा रहा था। जिसके बाद अगले दिन जो है वह फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले उस जगह पर पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सारे एविडेंस को कलेक्ट किया।
थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आशुतोष और एएसआई संजय भी पहुंच चुके थे, जो कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे को चेक करना चाहते हैं ताकि उन्हें उस कार का नंबर प्लेट मिल सके। हालांकि उन्हें वह कार मिल चुकी थी, जो कि उन्होंने पास में ही एक जगह पर छोड़ दी थी, और साथ ही वह वहां से सारे एविडेंस को कलेक्ट किए गए। अब यह कार किसकी है और संजय की जब इन्वेस्टिगेशन चालू होती है तो उन्होंने 4 बंदों के बारे में मालूम किया, जो कि अक्सर शराब पीते रहते हैं और इसी तरह की हरकत करते रहते हैं। तब संजय उन लड़कों के पास गया और बारी बारी से सारे लड़कों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया, और अब उन लोगों को संजय ने पुलिस स्टेशन लाया। संजय ने उन्हें पुलिस स्टेशन तो लेकर आ गया था, लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश करना था तब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना था। तभी हम नवरत्न नाम के एक एडवोकेट को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही तेज है। नवरत्न ही इस केस को लड़ने वाला है। हमें यहाँ पर दीपराज नाम के एक आदमी के बारे में मालूम चलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर है और पैसों के दम पर वह कोई भी न्याय जो है वो आराम से पलट देता है। वहाँ पे हमें पता चलता है कि इसमें जो 4 आरोपी हैं उनमें से एक उसका लड़का है, जो दीपराज का है, जिसका नाम निक्का है, और निक्का को बचाने के लिए दीपराज जो है वह कुछ भी कर सकता है। जब नवरत्न कोर्ट पहुंचा तो वह वहां जाकर जज साहब को बताता है कि जिन लड़कों को तुम आरोपी कह रहे हो वो आरोपी है ही नहीं, बल्कि वो तो विक्टिम है, क्योंकि जब यह लोग एक रिलेटिव की शादी में जा रहे थे तभी अचानक से कुछ लड़के ने इनके ऊपर हमला किया, इनकी कार को चुराया, सारे पैसे मोबाइल तक चुरा लिए, फिर इनकी कार को ले जाकर शायद उन्होंने उस लड़की के साथ वह सब कुछ बुरा किया, क्योंकि यह सारे लड़के तो शादी में चले गए थे, इसी वजह से इन्हें कुछ भी नहीं मालूम, इसलिए इन्हें बेल मिलनी चाहिए। लेकिन जज साहब ने इन चारों लड़कों को 4 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि परिमा की हालत जो है हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा खराब है, लेकिन वो खतरे से बाहर थी, जहां विनय भी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था। यहीं पर हम कार्तिक को भी देखते हैं, जो कि विनय का पूरा साथ दे रहा था। लेकिन कार्तिक को यह बात तो समझ आ गई थी कि इतनी जल्दी तो परिमा को न्याय नहीं मिलने वाला, इसलिए कार्तिक रावी के पास गया, जो कि एक बहुत ही अच्छी एडवोकेट है। वहां जाकर हमें मालूम चलता है कि कावेरी भी एडवोकेट थी और रावी कावेरी के साथ ही काम किया करती थी। अब कार्तिक ने रावी को परिमा के बारे में बताया, क्योंकि कार्तिक चाहता है कि रावी जो है वो परिमा का केस लड़े और उसे न्याय दिलाए। तब रावी यहाँ पर परिमा का केस ले लेती है और अब जो सीन है वो कोर्ट रूम में शिफ्ट होता है। वहाँ हम फेमस लॉयर नवरत्न को देख पाते हैं, जो कि जज साहब को उस दिन के बारे में सब कुछ बताता है और वह लड़के कहाँ थे यह भी बताता है। वह बताता है कि रात होते ही यह सभी लोग अपने रिलेटिव के शादी में गए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही कुछ बदमाशों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, इनके मोबाइल, इनके वॉलेट सब कुछ छीन लिया और कार भी लेकर चले गए। बाद में यह लोग जैसे तैसे लिफ्ट मांगकर बस से उस रिलेटिव के शादी में पहुंचे और फिर बाद में पास के पुलिस स्टेशन में इन्होंने कार को गुम हो जाने का एफआईआर भी दर्ज की। अब जो साइबर जो डीएनए प्राप्त किया गया है उस डीएनए को मैच भी किया गया है, लेकिन वो डीएनए भी मैच नहीं हुआ, जिससे यह साबित होता है कि यह चारों लड़के जो हैं वो निर्दोष हैं और इन्हें तुरंत के तुरंत बेल मिलनी चाहिए। लेकिन रावी यहाँ कहती है ऐसे मूवमेंट पर तो फिलहाल तो बेल नहीं मिल सकती। साथ ही वह कहती है कि डीएनए को दूसरे लैब में ले जाया जाए ताकि वहाँ पर अच्छे से जाँच किया जाए। यहाँ पर जज साहब भी रावी की बात मान लेते हैं, जिसके बाद रावी परिमा से मिलने के लिए जाती है। वो कहती है कि उन चारों लड़कों ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया था वो सब कुछ बताओ। लेकिन परिमा जैसे ही चारों लड़के के बारे में सुनती है वह कहती है 4 लड़के नहीं थे बल्कि 5 थे, जिनमें से 2 के नाम मुझे पता है। पहला लड़का जिसने मुझे पकड़ा था उसका नाम समीर था और एक जो है उसका नाम उसने सुन रखा था जिसे हैरी बोला जा रहा था, पर समीर कुछ देर के बाद ही नीचे उतर गया था। यह सारी बात सुनने के बाद रावी कहती है कि उसने समीर का नाम तो कहीं सुना ही नहीं, इन 4 लड़कों में समीर तो कोई है ही नहीं। जिसके बाद उन चारों लड़कों से समीर के बारे में पूछा जाता है, उन्हें बहुत मारा पीटा जाता है और समीर के बारे में उगलवाया जाता है, लेकिन उन लड़कों ने समीर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वो कहते हैं कि वह समीर के बारे में कुछ नहीं जानते।
अब अगली सुनवाई पर हम देखते हैं कि नवरत्न जो है वो यहाँ पर बहुत ही सारे सॉलिड एविडेंस पेश कर देता है। वह कहता है कि जिस लैब में डीएनए की रिपोर्ट लेकर गए थे वहाँ भी डीएनए की रिपोर्ट मैच नहीं हुई है, जिस वजह से अब तो यह साबित हो जाता है कि यह निर्दोष है। रही बात जिस पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी वहाँ का एसआई भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज अभी नहीं मिली थी। अब रावी चाहती है कि वो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज की जानकारी उन्हें मिले ताकि वह देख पाए कि ये चारों लड़के जो है वो एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन सचमुच आए थे या नहीं। लेकिन रावी के पास कुछ भी ऐसा सॉलिड एविडेंस नहीं था वो उन्हें रोक पाए, जिस वजह से यहाँ पर उन चारों लड़कों को बेल मिल जाती है। यह देखकर सभी हैरान थे, सभी को बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं थे। कार्तिक भी यह सब कुछ चुपचाप देख रहा था, जिसके बाद दीपराज जो है वो अपने बेटे निक्का को लेकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर मालूम चलता है कि दीपराज की बेटी की शादी है जो कि 1 हफ्ते के अंदर होने वाली है, लेकिन दीपराज की पत्नी को अपने बेटे निक्का के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। उस रात उसे क्या किया था, यहाँ पर दीपराज अपनी पत्नी को ऐसा लग रहा था कि निक्का बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन यहाँ पर दीपराज अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता है। निक्का ने उस रात सचमुच में वो सब किया था या नहीं। निक्का बताता है कि उस रात उसने कुछ नहीं किया था, बल्कि वह तो बस कार चला रहा था। दीपराज कहता है तू अगर उन लोगों के साथ था मतलब कि तूने वह सब कुछ किया है। तुझे वहां से कूद जाना चाहिए था या कूद कर मर जाना चाहिए था, लेकिन तुझे उन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए था। आगे हम देखते हैं कि परिमा जो है वो घर वापस आ चुकी थी। वापस तो आ चुकी थी, लेकिन ट्रॉमा जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। रात को अचानक से उसकी नींद खुल जाती, वह तड़पने लगती, चिल्लाने लगती। जहाँ विनय है उसको सहारा बनने की कोशिश करता, उसे समझाता, उसका ख्याल रखता। परिमा अपनी पुरानी जिंदगी में धीरे धीरे लौटना चाहती थी। वह घर नहीं रुकना चाहती थी, इसलिए वह स्कूल जाती है। वहाँ जाकर वह प्रिंसिपल से बात करती है। फिर स्कूल के प्रिंसिपल से कहती है कि वो बच्चे को पढ़ाना चाहती है, लेकिन प्रिंसिपल कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। जिन बच्चों को तुम पढ़ाना चाहती हो उन बच्चों को तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम है। परिमा कहती है वह तो बच्चे हैं, वह तो भूल जाएंगे। यहाँ पर प्रिंसिपल कहती है कि उसे भी ऐसा ही लगा था कि शायद यह बच्चे जो हैं सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन अब मैं तुम्हें जो बताने जा रही हूँ इससे वह साबित हो जाएगा कि यह बच्चे नहीं रहे हैं। इनकी सोच बहुत आगे बढ़ चुकी है। इनके बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैं और उन्हीं ग्रुप में से एक का स्क्रीनशॉट उसके पास है, जहां वो तुम्हारे इन सारे इंसिडेंट पर मजाक बना रहे हैं। उस चैट में लिखा हुआ था कि काश उस कार में हम क्यों नहीं थे। हर बार हर बच्चा जो है वह स्कूल में पास हो तो जाता है, लेकिन इस बार यह स्कूल ही फेल हो चुका था। तुम्हें स्कूल में वापस इसलिए नहीं बुलाया जा रहा है कि तुम इन बच्चों के लायक नहीं हो, बल्कि तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया जा रहा क्योंकि ये बच्चे तुम्हारे लायक नहीं है। यह सारी बातें सुनने के बाद परिमा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। वो विनय से कहती है मैं इन सारे बच्चों को अपने बच्चे की तरह मानती थी, लेकिन आज इनकी सोच को सुनने के बाद उसका दिल टूट गया। जिसके बाद रावी जो है वो परिमा को उन सारे अपराधियों के सामने लेकर जाती है ताकि परिमा उन अपराधियों को पहचान सके, लेकिन परिमा यहाँ उन अपराधियों को नहीं पहचान पा रही थी। उसे पहचानने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जिसके बाद हम एक आदमी को देख पाते हैं जिसके पास एक काली छतरी थी और वह इन्हीं चारों आरोपी में से एक बंदे के पास जाता है और उसे गन पॉइंट पर उस जगह पर ले जाता है जहां पर परिमा को इन लोगों ने छोड़ा था। तो यहाँ पर उस बंदे को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। जिस बंदे को उस छतरी वाले आदमी ने मारा उसका नाम हैरी है। यह बात जब दूसरे बंदे को मालूम चलता है तो वो घबराहट के मारे अपनी बहन को सब कुछ बता देता है। उस रात सब कुछ गलती से हो गया था। आगे हम देखते हैं कि इन चारों ने जिन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी वहाँ का सीसीटीवी फुटेज जो है वो बंद पड़ गया था। यहाँ एक कांस्टेबल आया, उसने बताया कि जिस दिन यह चारों आए थे उस दिन 1 घंटे के लिए कुछ बंदर आए थे, उन्होंने यहाँ के तार को काट दिया था, जिससे कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो 1 घंटे के लिए बंद हो गया था। इसी वजह से वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद सभी लोग समझ गए कि यह लोग कुछ न कुछ तो छिपा रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि रावी जो है वो एसआई शंकर के साथ उस जगह पर पहुंचती है जहां पर इन लड़कों के कपड़े जलाए गए थे। संजय उसे सारी चीज़ें बता रहा था, लेकिन संजय भी वह आदमी है जो कि बहुत कुछ छिपा रहा है।
वह भी बहुत सारे लोगों के साथ मिला हुआ है, वह भी एक रिश्वतखोर है। शायद संजय ऐसा आदमी नहीं था, लेकिन सिस्टम ने उसे बना दिया, क्योंकि आशुतोष सर भी तो रिश्वतखोर है और आशुतोष सर के कहने पर ही तो संजय चल रहा है। संजय बताता है कि जब इन चारों लड़कों ने कपड़े जलाए तो उनके पास ही कपड़े की शॉप से कपड़े खरीदे, जहां दीपराज ने वहां के शॉप के ऑनर के पास कॉल किया था और कपड़े दिलाए थे। लेकिन उस शॉप के ऑनर के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वह नहीं मानेगा। सारी चीजें देखने के बाद यहाँ रावी को समझ आ गया था कि पुलिस जो है वो दीपराज की मदद कर रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो वो मैनेज कर रहे हैं, यह बात वो संजय से पूछती भी है। संजय कहता है सभी लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और सभी एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि एडवोकेट नवरत्न जो है वो रावी को दीपराज के पास ले जाता है ताकि इस केस का सेटलमेंट किया जा सके। अब यहाँ पर रावी दीपराज से बात करती है। वह कहती है अगर तुम्हारा बेटा जो है वो सरकारी गवाह बन जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल की सजा होगी। लेकिन दीपराज कहता है कि वह सिर्फ बच्चा है, इसे इतनी बड़ी सजा वो झेल नहीं पाएगा, इसलिए उसे सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल की सजा मिलनी चाहिए। और तो और दीपराज यहाँ पर रावी से पैसों के बारे में भी बात कर रहा था कि तुम्हें जितना भी पैसा चाहिए तुम हमसे मांग सकती हो, बदले में तुम्हें हमारे निकाह को छोड़ना पड़ेगा। चाहो तो हम तुम्हें विदेश भिजवा दें, लेकिन तुम्हें हमारे निकाह को तो छोड़ना ही पड़ेगा। रावी सिर्फ एक ही बात कहती है, अगर सरकारी गवाह बन जाता है तो कम से कम 2.5 साल की सजा तो होगी, जिसके लिए वो लोग मान भी चुके थे। तो वहीं निक्का भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब जा चुका था। लेकिन वहीं पर हम छतरी वाले उस आदमी को देखते हैं जो निक्का को जान से मार देता है। उसी रात हम संजय को देखते हैं जो कि उस कपड़े वाले शॉप ऑनर को घसीट कर बांध कर अपने साथ लेकर आ गया था और उससे सब कुछ उगलवा लिया था। उसने एक वीडियो भी बना ली थी, लेकिन उस वीडियो में गन भी दिख रही थी, जिस वजह से शॉप ऑनर का यह स्टेटमेंट जो वो वैलिड नहीं रहेगा। यहाँ पर रावी ने उसे समझाया कि इस तरह से अगर करना होता तो वो कब की कर चुकी होती। तुम्हें सिर्फ एक आदमी दिख रहा है, लेकिन मुझे पूरा सिस्टम दिख रहा है, सभी को सुधारना है। यहाँ पर रावी ने संजय को बहुत सारी बातें सुनाई थी। संजय भी बहुत अच्छे से जानता था कि वह एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है। आशुतोष सर भी करप्ट है, लेकिन वह फिलहाल तो कुछ नहीं कर पा सकते। अगर वह सभी के खिलाफ हो गया तो उसका भी फंसना एकदम तय है। जिसके बाद रावी जो है वो कार्तिक के बॉस से मिलती है। मालूम चलता है कि कार्तिक जो है वो एक अंडर कवर एजेंट है और वह इन्हीं के लिए काम करता है। रावी को यहाँ मालूम चलता है कि जो छतरी वाला आदमी है वह कोई और नहीं बल्कि कार्तिक है। इसी वजह से रात को रावी जो है वो कार्तिक के छतरी वाले आदमी के बारे में भी पूछती भी है, लेकिन कार्तिक यहाँ कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था। यहाँ रावी ने उसे बताया कि निक्का तो सरकारी गवाह बनने के लिए राजी हो गया था, लेकिन आपकी वजह से वो मारा गया, क्योंकि आपको तो हीरो बनना है। आगे हम देखते हैं कि अब परिमा जो है वो कोर्ट में आने के लिए पूरी तरह से रेडी थी। रावी ने उसे बहुत कॉन्फिडेंस दिया है और अब परिमा कोर्ट आ सकती है। तो वह एसआई संजय ने समीर के बारे में भी पता लगा लिया है, आखिरकार वो कहाँ पर छिपा हुआ है। तब जाकर यहाँ संजय ने उसे अरेस्ट कर लिया। लेकिन यहाँ समीर जो है वो संजय को ही खरीदने में लगा हुआ था। समीर तो यहाँ संजय को मुंह बोली रकम देने के लिए तैयार था। वह कहता है कि बस तुम्हें बोलना है कि तुम्हें कितने लाख चाहिए, 5 मिनट में वह जुगाड़ कर देगा। लेकिन संजय को वैसे ही करप्शन के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, ऊपर से समीर उसे खरीदने की कोशिश कर रहा था। तब ले जाकर वह उसे जेल में ठूस देता है और उसकी बहुत जमकर पिटाई भी करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोर्ट में नवरत्न जो है वो परिमा को बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछ रहा था। परिमा जो है वह सब कुछ बता रही थी, लेकिन नवरत्न के सवाल जो है वो बहुत ही उल्टे सीधे थे। यहाँ नवरत्न कहता है कि जब तुम्हें पकड़ा गया तो तुम्हारी सलवार को फाड़ा गया था, ऐसा तुमने कहा था, लेकिन सलवार तो कहीं भी फटी नहीं थी। परिमा कहती है कि ऐसा तो उसने कभी कहा ही नहीं, उस समय पर मेरी ऐसी हालत नहीं थी कि लोगों को जैसा लगा वैसा बयान लिख लिया। यहाँ परिमा जो है वो अपना फेस कवर करके यह सारी चीजें बोल रही थी, लेकिन उसे घबराहट भी हो रही थी। वो इस तरह से तो सभी के सामने नहीं बोलने वाली, क्योंकि उसने कोई गलती नहीं की है। तो यहाँ परिमा जो है वो अपने फेस से कवर को हटा देती है और निडर होकर सारे सवालों का जवाब देने लगती है। नवरत्न उससे पूछता है क्या आपको उन लोगों का फेस याद है, लेकिन यहाँ पर वह कहती है मुझे उन लोगों के फेस ठीक से याद नहीं है, क्योंकि उस समय पर उसकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी। इसे देखते हुए नवरत्न सिर्फ एक ही बात कहता है कि अगर तुम्हें उनका फेस याद नहीं है तो फिर यहाँ पे जो है वो कोई भी आरोपी नहीं कहलाएंगे। तो वो छतरी वाला आदमी जो है वह लोगों के नज़रों में हीरो है, लेकिन यहाँ पर रावी जो है उसे हीरो नहीं मानती।
रावी तो उसे अपराधी मानती है और इसलिए जब अगले दिन की सुनवाई पर रावी पहुंची तो किसी ने यहाँ पर रावी के मुंह पर इंक डाल दी थी, क्योंकि रावी जो है उस छतरी वाले आदमी को अपराधी मान रही थी। इसलिए छतरी वाले के फैंस जो है वो भड़क उठे और रावी के मुंह पर इंक डाल देते हैं। कोर्ट में आने के बाद रावी कहती है डिफेंस ने कहा कि कार चोरी हो गई, मोबाइल वॉलेट सब कुछ चोर ले गया, बस में धक्के खाकर शादी तक ये लोग पहुंच चुके। शादी में फोटो जो है वो सुबह की खिंचाई गई, उसके बाद एफआईआर कराई गई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज नहीं है क्योंकि बंदरों ने तार काट दिए। तो रावी जो है वो उस शॉप ऑनर को बुलाती है, उससे उन लड़कों ने कपड़े खरीदे थे। जहां पर शॉप ऑनर से पूछा जाता है कि रात को 3 बजे दीपराज ने आपके पास कॉल किया था, वो किसके लिए किया था। शॉप ऑनर कहता है कि उनसे पता नहीं, अचानक ही कॉल लग गया था, शायद गलती से लग गया था, और हमारे बीच में जो बात हुई वो कुछ ही सेकंड की हुई है। लेकिन यहाँ पर रावी बताती है कुछ सेकंड नहीं बल्कि 4.5 मिनट तुम दोनों की बातचीत हुई है। लेकिन इससे भी यह साबित थोड़ी ना होता है कि यह चारों लोगों ही अपराधी हैं। इसलिए वो कटघरे में गुलाब सिंह को बुलाती है, जिनके पास अक्सर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के माल खाने की चाबी होती है। उनसे जब पूछा गया कि क्या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में जो सारे सबूत है वो माल खाने में आते हैं, क्या उनको बदला जा सकता है, यहाँ पर गुलाब सिंह ने मना कर दिया। जिसके बाद रावी जो है वो कटघरे में एसआई संजय नरवाल को बुलाती है। अब रावी यहाँ संजय से सवाल जवाब करने लगती है और पूछने लगती है कि क्या फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है, क्या डिपार्टमेंट का कोई आदमी उससे छेड़छाड़ कर सकता है। यहाँ पर नवरत्न को ऐसा लग रहा था कि शायद संजय जो है वो सब कुछ बोलने वाला है। उससे पहले नवरत्न यहाँ पर संजय के ऊपर बहुत सारे आरोप लगा देते हैं। यह बंदा जो है 3-4 बार रिश्वत लेते हुए पकड़ा जा चुका है, तो ऐसे इंसान की हम गवाही कैसे मान सकते हैं। हो सकता है कि यह बिक गया हो। यह बात सुनने के बाद संजय को गुस्सा आ जाता है। अब वो सब कुछ बता देता है कि इन सब के पीछे किन किन लोगों का हाथ है, और फॉरेंसिक डिपार्टमेंट की जो सबूत थे उन सब से छेड़छाड़ की गई है, डीएनए भी बदले गए हैं। तो आगे कोर्ट में फाइनल हियरिंग थी, लेकिन तब तक जो कार्तिक को एक बात समझ आ चुकी थी कि लोग जो उसे हीरो समझ रहे हैं दरअसल में वह हीरो नहीं बल्कि वहाँ पे विलन है। यही बात यहाँ कार्तिक ने अपने बॉस के मुंह से भी सुन ली थी कि हम समाज को जिन लोगों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं शायद आज हम वही बनते जा रहे हैं। इसलिए कार्तिक फाइनल हियरिंग वाले दिन ही सरेंडर करने के लिए जाने लगता है। तो दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है फाइनल हियरिंग की तरफ। आज डिसीजन सुनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले रावी जो है अपने एक लास्ट गवाह को कटघरे में पेश करती है। वह लड़की दरअसल में 13 साल की एक छोटी सी बच्ची है, जो कि समीर की बेटी है। समीर की बेटी यहाँ कोर्ट में सब कुछ बता देती है। वो कहती है पापा रात को देर से घर आए थे, वह बहुत ही घबराए हुए लग रहे थे, उनके कपड़े भी गंदे थे, उन्होंने कपड़ों को जलाए, उनके गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे उन्हें किसी ने काटा हो, शायद वो नाखून के निशान थे। लेकिन यह सारी बातें सुनने के बाद नवरत्न कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पिताजी जो है वह यह सब कुछ कर सकते हैं। बार बार नवरत्न उस छोटी सी बच्ची से यही सवाल पूछे जा रहा था। आखिर में उस बच्ची को आखिर में बोलना ही पड़ा कि हाँ मेरे पिताजी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। यह सारी बातें सुनने के बाद रावी जो है अब कोर्ट में सब कुछ बता देती है कि वो कहती है 2012 में एक केस आया था जो कि केस समीर का ही था। उसमें आरोपी समीर ही था और उस केस में समीर ने वही किया था जो इस केस में किया है, लेकिन एक सेटलमेंट हो गया जिस वजह से समीर बच गया। वो सेटलमेंट यह था कि जिस लड़की के साथ उसने यह सब कुछ किया है उससे उसे शादी करनी पड़ेगी। तब जाकर समीर ने उससे शादी कर ली। समीर तो बच गया था, लेकिन उस लड़की का क्या जो समीर के साथ रहती आ रही है। 4000 दिन हो चुके हैं और समीर की पत्नी के साथ समीर रह रही है। मतलब इतने दिन उसने एक अपराधी के साथ गुजारे हैं, लेकिन आज समीर को कोई भी अपराधी नहीं कह सकता क्योंकि उसने तो शादी कर ली थी और उसकी तो एक बेटी भी है। तो अब सारी चीजें सामने आ चुकी थी, जिस वजह से जज साहब को अब डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। जज साहब ने अपना डिसीजन लिया और तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इस तरह से परिमा को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कार्तिक को, जिसने कानून के सामने खुद को सरेंडर कर दिया था। क्योंकि कार्तिक ही छतरी वाला आदमी है, तो एक तरफ तो कार्तिक को कोर्ट लाया जा रहा था और दूसरी तरफ हम देखते हैं दीपराज को, जिसके हाथ में गन थी और वो यहाँ पर कार्तिक को जान से मार देता है। कार्तिक के यहाँ गले में गोली लगी थी, जिस वजह से कार्तिक कोर्ट रूम के बाहर ही मारा जाता है। तो दोस्तों, हर देश के हर 20 मिनट में ऐसा ही कुछ होता जा रहा है और खबरों
में एक लाइन बनाकर हम लोग छोड़ देते हैं। जब तक हम लोग सतर्क नहीं होंगे तब तक हम लोग इस सच्चाई को नहीं छुपा पाएंगे कि हमारे देश में आज भी लड़कियां, औरतें सुरक्षित नहीं है। जब तक वो मरने के बाद उसकी लाश नहीं जल जाती तब तक हम लोग ये नहीं मान सकते कि उसकी इज्जत बची हुई है। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका आपको थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।